क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, इसका सीधा इफेक्ट आपके फ्यूचर पे पड़ेगा ही पड़ेगा। उन बातों को भूल जाएं जो कि ये कहती हैं कि पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता, या फिर ये जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारा आगे काम नहीं आने वाला, या फिर जो कुछ हम पढ़ रहे हैं इससे हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है। ये सब बातों से कोई फ़ायदा नहीं है माय डियर। एजुकेशन सिस्टम बहुत बेहतरीन है। कुछ लूप होल्स होते हैं जो धीरे धीरे समय के साथ भरते जा रहे हैं, उन पे हमें ज़्यादा नहीं सोचना। जो अवेलेबल है उसका हमें ध्यान रखना है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इसीलिए हमें इस बात को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हुए चलते रहना है। अभी मैंने आपको कुल मिलाकर एक स्टोरी में इतना सा समझाने की कोशिश की कि जब भी हम चीज़ों को पढ़ें, कोशिश करें कि टॉपिक को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर लें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप पे एक पर्सनल मेंटल लोड भी नहीं पड़ेगा किसी टॉपिक को करने का, और दूसरा आप सही मायनों में चीज़ों को करते हुए चल पा रहे होंगे। इंपॉर्टेंट क्या होता है आपकी लर्निंग के दौरान, इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो ये है कि आप जो भी पढ़ें उसका एप्लीकेशन साथ साथ डिस्कस करते हुए चलें। अब बुक्स अपनी तरफ से कोशिश करती हैं कि यार जो कुछ मैंने पढ़ाया उसका एक इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल दे दूं ताकि बच्चे को समझ में आ सके, या फिर जो कुछ मैंने पढ़ाया अब आगे पे एक्सरसाइज के क्वेश्चन दे दूं। आप प्लीज़ समझें कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन देने का मोटिव क्या है। कभी ऐसा करें कि 3rd 4th 5th क्लास के छोटे बच्चों की बुक उठाएं। एक बार मैं तो कहता हूँ आप 10-15 दिन उन्हें पढ़ाना स्टार्ट करें और थोड़ा तरीके से पढ़ाना स्टार्ट करें। कॉम्प्रोमाइज़ ना करें पढ़ाई के में, और ना ही बच्चे को डांटें और फटकारें जब उसे समझ ना आ रहा हो। आप प्लीज़ आप देखने की कोशिश करें हमारा दिमाग की लर्निंग कैसी होती है, वो आपको बच्चे से पता चल जाएगा। जब आप उसे पढ़ा रहे होंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे ही आप भी पढ़ते हो। जब आप उसे पढ़ा रहे हो, जब आप उसे कुछ समझा रहे हो, अगर वो नहीं समझ पा रहा, ऐसे ही आप भी नहीं समझते हो। अब जब आपको पता चलेगा कि मैं इसे ऐसे बताऊं तो शायद इसे ऐसे समझ में आ जाए और बच्चे को समझ में आएगा, तो आपको समझ जाना चाहिए यही पढ़ने का तरीका है, और वही आपको अपने आप पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मैंने ऐसा किया है, और मैं अगर टीचिंग फील्ड में आया हूँ तो शायद मैं इसीलिए आया कि मैंने टीचिंग पहले कुछ बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया, और पढ़ाने के दौरान मुझे लूप होल समझ में आया कि अच्छा ऐसा होता है। तो एक लर्निंग प्रोसेस, एक लर्निंग हैबिट अपनी डेवलप होती है। क्योंकि जब आप दूसरे व्यक्ति को कुछ चीज़ें समझा रहे होते हो, उस समय अगर आप अपने वर्क के प्रति या अपने उस टीचिंग के प्रति ऑनेस्ट है, तो आप चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। वरना हो ये भी सकता है, क्योंकि वो बच्चा है, वो आपसे काफ़ी छोटा है, आप उसे डरा धमका सकते हो, आप उसे बोल सकते हो कि नहीं आया नहीं आया, आप उसकी पिटाई भी कर सकते हो, जो कि बिल्कुल मैं गैर कानूनी मानता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा कर लेते हैं लोग। इससे वो बच्चे के साथ कुछ खास नहीं कर रहे, अपने साथ खिलवाड़ कर दे रहे हैं। क्योंकि उसको तो आपने डरा धमका के चीज़ों को समझा दिया, लेकिन अपने आप से कैसे बचोगे आप? क्योंकि आपको तो पता है ना कि आपको नहीं आता अंदर से, तो फिर फंसोगे फिर। इसीलिए मैं वही कहना चाहता हूँ कि जब हम खुद भी कभी पढ़ें, फेनमान टेक्निक भी एक होती है, एक फेनमान टेक्निक, वो भी इसी प्रकार की चीज़ वो कहती है। वो कहती है जब भी आप पढ़ें तो आप अपने आप को ही एक बार पढ़ाना स्टार्ट करें, एक थर्ड पर्सन की तरह। चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। कॉम्प्रोमाइज़ करने का मतलब है कि ऐसा ज़बरदस्ती नहीं कि आपने कुछ लिखा और ये होता है ऐसा करके आप चल दिया आगे, कि ऐसा होता है, यहाँ पर थीटा 30 डिग्री लेना पड़ता है। जब वो वाई वहाँ पर क्रिएट नहीं होगा, इसका मतलब आपकी लर्निंग में कुछ प्रॉब्लम है। जब तो पूरी जो डिस्कशन है स्टूडेंट, मैं उसमें यही कहना चाहता हूँ कि जो भी आप चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, वो किसी मोटिव के लिए बनी है। वो चीज़ें सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ी है कि बच्चे का एग्ज़ाम लें, वो बच्चा मेमोराइज़ करे, चीज़ों को याद करे, इसलिए बिल्कुल नहीं बनी है चीज़ें। वो चीज़ें इसलिए बनी है कि उस इन्फॉर्मेशन को एक बच्चा जाने, एक स्टूडेंट जाने, और उस पर एक गहन अध्ययन करे, उस पर एक ऑब्जर्वेशन दे, उसके बाद उसकी एप्लीकेशन पर वो धीरे धीरे आए। आप ये मत सोचा। मैं एनडीए के स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कराता हूँ। आपकी जानकारी के लिए बताऊँ कि अगर आप क्लास 11th में हैं, 12th में, तो आपके लिए बेस्ट वे है, अभी बेस्ट टाइम है आपके लिए स्टार्ट करने का, क्योंकि 12th के बाद तो बच्चों को पता लग ही जाता है मुझे करना है कि नहीं करना। 11th 12th में कई बार बच्चों को नॉलेज ही नहीं होती कि ये है क्या क्या नहीं है। कई बार बच्चों को पता ही नहीं होता कि नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट भी इसे फिल कर सकते हैं, कॉमर्स से आपकी आर्ट बैकग्राउंड है तो भी आप फिल कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन भी आपको होना जरूरी है। एनडीए एक ऐसा, एक बेसिकली एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका होगा, एक ऐसा एग्ज़ाम होने वाला है जो आपको एक +2 लेवल की एक छोटी सी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बावजूद आपको एक बहुत अच्छी रैंक पर ले जाकर एक प्रेस्टिजियस जॉब प्रोवाइड करता है इंडियन आर्मी में। तो उसके लिए आपको, अगर आप तैयार हैं, आप चाहते हैं कि आप प्रिपेयर करें, को 2 फेजेस, बेसिकली 3 फेजेस होते हैं, 2 फेजेस, जिसमें पहला आपका रिटन एग्ज़ाम और दूसरा आपका एसएसबी एग्ज़ाम होता है। तो अगर ये दोनों को आप क्वालिफाई कर पा रहे हैं, पहला एग्ज़ाम रिटन क्वालिफाई करने के बाद दूसरे में आपको मौका मिलता है स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद,
तो आप एक बहुत अच्छा कुछ कर पा रहे हैं अपने साथ। तो धीरे धीरे कोशिश करें, अगर आपको नहीं पता तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। इसकी प्रिपरेशन मैं करा रहा हूँ आपको एनडी की। मैथ्स और एक जीएटी का पोर्शन आता है इसमें। मैथ्स हैवी वेटेज होता है काफ़ी, 300 मार्क्स का आता है, टोटल 900 मार्क्स का रिटर्न होता है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि मैं प्रिपरेशन करा रहा हूँ आपको मैथमेटिक्स के लिए, जो भी स्टूडेंट एनडी की मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं।